अब देखिए, यहां पर विपक्ष लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर के पद की मांग कर रहा है। ये बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन का यह कहना है कि परंपरा के मुताबिक लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहना चाहिए। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में भी इसी परंपरा का पालन किया गया है और अभी भी परंपरा के अनुसार ये जो पद है ये विपक्ष के पास ही होना चाहिए। जब तक कांग्रेस सरकार रही, स्पीकर हमेशा कांग्रेस का रहा और डिप्टी स्पीकर हमेशा विरोधी। ज्यादातर समय इसी परंपरा का पालन होता रहा। आज इंडिया गठबंधन यही तो मांग कर रहा है कि परंपरा का पालन हो। लोकतंत्र में नियम और संविधान जितना महत्वपूर्ण होता है, परंपरा उससे कम नहीं होती। तो हमारी ये मांग उचित है कि स्पीकर सत्तारूढ़ दल का रहे और विपक्ष का उपाध्यक्ष पद रहे। अगर इसका पालन नहीं करते तो मोदी जी आप लोकतंत्र की भावनाओं को आघात पहुंचाएंगे, उसकी आत्मा की हत्या करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय कनेक्ट हैं। अभिषेक, विपक्ष की मांग की डेप्यूटी स्पीकर का पद तो परंपरा के हिसाब से विपक्ष के पास ही होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की, एनडीए की स्ट्रैटेजी क्या है इसको लेकर? क्या अंदर खाने से कोई खबर? देखिए, एनडीए में जो इसको लेकर के बातचीत चल रही है, सबसे बड़ी बात तो है कि एक कंसेंसस कैंडिडेट का चयन होगा स्पीकर के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए। हमारी जानकारी ये है कि सहयोगियों जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं उनको ही दिया जाएगा। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, विपक्ष को देने की परंपरा रही है, इसमें दो राय नहीं है। यहाँ तक कि जब इसके पहले जब सरकार यूपी की सरकार थी तब भी हमको याद है करिया मुंडा के पास ये अध्यक्ष था, डिप्टी स्पीकर का पद था। एक बार और वो भी दिया गया है विपक्ष को। लेकिन इस बार जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है, ये एनडीए के घटक दलों को ही दिया जाएगा और उसकी वजह है, सबसे बड़ी उसकी वजह है जो लोकसभा का अंक गणित है। वहां पर सरकार कोई भी ऐसा मौका नहीं चाहती है कि जहां पर विपक्ष को हावी होने का मौका मिले और ये उसी की कवायद है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक जो विचार के दायरे में चीजें, उसमें उड़ीसा और आंध्रा, ये दो एंगल पर भी विचार किया जा रहा है। उड़ीसा और आंध्रा के दो नाम हैं जिनकी चर्चा की जा रही है कि ये जो लोकसभा की स्पीकर का जहां तक सवाल है, वहां पर उनके भी नाम पर विचार हो रहा है। भर्तर मेहताब का नाम है जो इस बार बीजेडी छोड़ करके बीजेपी में आए हैं। डी पुरंदेश्वरी जो कि चंद्रबाबू नायडू की जो वाइफ हैं, उनकी बहन है नारा भुवनेश्वरी की। ये दो नाम भी चर्चा में ओम बिरला के साथ में। तो आज जो शाम की बैठक है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक कंसेंसस बना करके फैसला लिए जाने की पूरी संभावना है। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि डेप्यूटी स्पीकर के पद पर आखिर क्यों है विपक्ष की नजर? ये बड़ा सवाल। अभय दुबे जी, सीधा आप ही के पास आते हुए, क्योंकि इस वक्त इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि लोकसभा में विपक्ष अच्छी खासी भूमिका में है, अच्छी खासी सीटें विपक्ष के पास आई। ऐसे में परंपरा भी यही कहती है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी इसके तहत बनाई जा सकती है? देखिए, विपक्ष इसमें दो तरह की रणनीति चल रहा है। पहली रणनीति उसकी ये है कि उसकी कोशिश ये है कि जो लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है वो भाजपा के पास ना रह के तेलुगु देशम के पास रहे। तेलुगु देशम की तरफ से उसका एक तरह का दावा भी है, भले ही उन्होंने सार्वजनिक बयान न दिया हो। जब वो कहते हैं कि इस पर कंसेंसस होना चाहिए, आम सहमति होनी चाहिए, तो उसके पीछे बात दरअसल यही होती है कि वो चाहते हैं कि भाई उनके पास आना चाहिए। वो एक जमाने में एक भिन्न परिस्थिति थी, जीएमसी बालयोगी अध्यक्ष थे लोकसभा के। तो एक तो ये कोशिश है। दूसरी तरफ वो परंपरा का भी हवाला दे रहे हैं कि हमारे पास उपाध्यक्ष का पद होना चाहिए। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपके संवाददाता ने कहा भी कि भर्तरी मेहताब हैं, उड़ीसा में भाजपा ने एक असाधारण जीत दर्ज की है। उस जीत को और रेखांकित करने के लिए और महत्व देने के लिए अगर उड़ीसा का व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष हो तो, और भर्तरी मेहताब व्यक्ति के तौर पे मैं समझता हूं कि वो इस पद की योग्यताएं उनके अंदर काफ़ी हैं। मेहताब के अंदर जो निजी तौर पे मैं जानता हूं, काफ़ी योग्य व्यक्ति हैं और इस पद के लिए। तो देखिए किस तरीके से पूरी परिस्थिति होती है। मुझे तो यही लगता है कि भाजपा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और गैर भाजपा दल के विपक्ष को तो नहीं देगी किसी कीमत पे
कांग्रेस को उपाध्यक्ष पद नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिखाने के लिए एक गैर भाजपा दल तेलुगु देशम को उपाध्यक्ष का पद दे दे। ठीक है, अब अभी अभिषेक भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन विजय सर ऐसे में फिर विपक्ष क्या करेगा? क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि भाई हमें तो चाहिए, परंपरा भी यही कहती है। तो अगर ये वाला पद भी विपक्ष के हिस्से नहीं जाता तो विपक्ष के पास क्या पार हो सकती है? क्या करेगा विपक्ष? नहीं, कुछ करने की संभावना नहीं है। विपक्ष कोशिश कर रहा था कि जो एनडीए के यानी घटक दल जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ मिलकर कुछ किया जा सके, लेकिन वो भी उस नंबर गेम में उसके आगे नहीं आ पा रहे। पॉलिटिक्स जो है, खासतौर से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नंबर गेम है। इसमें भावनाएं, दबाव ये काम नहीं आता। आपका नंबर गेम क्या कह रहा है? नंबर गेम कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो। उसके लिए विपक्ष ने टीडीपी को ये दिया कि भाई आपका अध्यक्ष बनाएंगे तो हम साथ दे देंगे, लेकिन उससे कोई बनने वाले नहीं है। टीडीपी को भी ये बात समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है कि एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए तैयार हो जाए और टीडीपी को या किसी और सहयोगी दल, वैसे सबसे ज़्यादा संभावना टीडीपी की है कि वो उनको डिप्टी स्पीकर का पद है। एक चीज़ और मैं जोड़ दूँ, परंपरा को लेकर बार बार बात हो रही है कि परंपरा ये रही है कि विपक्ष का स्पीकर रहा है, डिप्टी स्पीकर रहा है। तो याद कीजिए, यदि हिस्ट्री आप देखेंगे तो ये परंपरा वाजपेयी सरकार में शुरू हुई। उससे पहले 50 साल 60 साल कांग्रेस के स्पीकर होते थे, कांग्रेस के ही डिप्टी स्पीकर होते थे या उनके सहयोगी दल के होते थे। जब 99 में वाजपेयी सरकार बनी तब पीएम सही साहब कांग्रेस के डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे और वहां से ये परंपरा शुरू हुई है। इसलिए ये कोई 50 साल ये परंपरा देवगौड़ा सरकार से शुरू हुई है, जब सूरज भान को बनाया गया था डिप्टी स्पीकर बीजेपी। देवगौड़ा सरकार की बात नहीं बने थे, वो उस समय तो वाजपेयी से पहले देवगौड़ा बने ना, 96 में बन गई थी। हाँ, तो उस समय 96 तो 12 दिन बराबर के दल थे। अगर शुरुआत की आप बात करेंगे तो देवगौड़ा सरकार में सूरज भान बीजेपी के थे, वो डिप्टी स्पीकर बने थे, संगमा साहब स्पीकर थे। संगमा साहब स्पीकर बने थे और वो सत्ता पक्ष के कंटिन्यूएशन में किया गया। संगमा साहब तो कांग्रेस के थे, क्योंकि सब सपोर्टिंग को बनाकर वहां पर शुरू किया और उसके बाद लगातार चलती रही। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा, खासतौर से जब मजबूत विपक्ष कह रहे हैं विजय सर कि भाई सालों से तो पहले यही होता रहा कि कांग्रेस का स्पीकर भी रहा, डेप्यूटी स्पीकर भी रहा, लेकिन अब परंपरा की बात। अभी तो इंपॉर्टेंट एक खबर ये भी हो सकती है कि बलराम जाखड़ का रिकॉर्ड क्या ओम बिरला साहब तोड़ सकते हैं? बलराम जाखड़ साहब हिंदुस्तान के राजनीति में, संसद में केवल अकेला आदमी है जो 2 बार अध्यक्ष रहे कंटिन्यूएशन में। तो क्या ओम बिरला साहब का ये नंबर लगने वाला है कि नहीं लगना, ये भी एक बड़ी खबर है। अच्छा विनोद सर, अगर ऐसा नहीं होता, मतलब विपक्ष जो चाह रहा है वैसा नहीं होता, तो क्या फिर एक ये रास्ता हो सकता है कि शक्ति परीक्षण के लिए सर्वसम्मति ना होकर चुनाव का रास्ता अख्तियार कर लिया? चुनाव का रास्ता होगा। देखिए, चुनाव का रास्ता अगर होता है तो चुनाव में तो एनडीए के पास नंबर है, तो एनडीए अपना स्पीकर तो बनवा लेगा और डिप्टी स्पीकर भी बनवा लेंगे। लेकिन क्या है ना कि जो एक पक्ष विपक्ष के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, और खासकर माना जाता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करें, तो ये तभी संभव होता है अगर सर्वसम्मति से बने। देखिए, जब विपक्ष कमजोर होता है तब तो सर्वसम्मति बड़ी आसानी से बन जाती है। भाई पिछली लोकसभा में विपक्ष बहुत कमजोर था, तो आराम से बिरला साहब बन गए, उसमें चुनाव की नौबत ही नहीं आई, या सुमित्रा महाजन बन गई थी, चुनाव की नौबत नहीं आई क्योंकि। लेकिन जब विपक्ष बराबर की स्थिति में होता है, जैसे इस समय है, तब अगर सर्वसम्मति बन जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद अभी तक आजादी के बाद से यही होता है कि सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होता है। आमतौर पर सर्वसम्मति से होता रहा है, क्योंकि नंबर हमेशा सत्ता पक्ष के पास ज्यादा होते हैं। और एक तरह से शक्ति परीक्षण ऐसा होता है, अगर मान लीजिए स्पीकर का चुनाव और सत्ता पक्ष हार जाए तो सरकार ही खतरे में पड़ जाएगी, फिर तो सरकार का अब बुनियादी खत्म हो जाएगी। विनोद सर, मैं आपके पास वापस आती हूँ, राकेश सर फिर आपके पास भी आती हूँ। देखिए, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के अलावा अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे? इस पर एबीपी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा है, वो सुनिए। के सवाल को लेकर के, हालांकि अभी तो लोकसभा का सत्र शुरू होने में कुछ समय है, लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या अभी तक आप लोग एलओपी तय कर पाए, और सवाल वही है कि क्या राहुल गांधी नेता। जल्दी में बताइए, बीजेपी क्या अपना अध्यक्ष तय कर पाई? नड्डा जी तो अब मंत्री बन गए, कहाँ है नया अध्यक्ष? अरे साहब, 15 दिन हुए नहीं रिजल्ट आए हुए, बड़ी जल्दी है इनको हमारे एलओपी की। जो भी होगा हम इन्हें वादा करते हैं, इनकी नाक में दम कर देगा। तो अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी बनेंगे। चर्चा लगातार जारी है। 4 खास मेहमान इस पॉलिटिकल शो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सर, आप ही के पास आते हुए, कितने ज्यादा यहाँ पर आसार कहे जा सकते हैं कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है? देखिए, पवन जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की परंपरा रही है कि गांधी परिवार से हमेशा आग्रह किया गया है
कि आप चुनाव लड़िए, आप यहाँ से चुनाव लड़िए, और ये प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी जो वो तय करते हैं कि उनको पद लेना है, उनको चुनाव लड़ना है, किस सीट से लड़ना है, नहीं लड़ना है। इसलिए पवन जी ये तय करके नहीं बता सकते कि राहुल जी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। राहुल गांधी का एक स्वभाव रहा है कि हमेशा वो जिम्मेदारियों और जोखिम से दूर भागते रहे हैं। अब इस बार उनके सामने ये है, एक बड़ा अवसर है, विपक्ष एक बड़ा सा खड़ा है, 99 सीटों के साथ कांग्रेस आई हुई है, तो क्या वो जोखिम लेने का या जिम्मेदारी लेने का प्रयास करेंगे? जोखिम मैंने इसलिए कहा क्योंकि सदन में राहुल गांधी यदि नेता प्रतिपक्ष बन के बैठते हैं तो उनके प्रदर्शन पर सबकी नजर रहेगी, सत्ता पक्ष की, विपक्ष की और पूरे देश की। वो प्रदर्शन तय करेगा कि राहुल गांधी का आगे क्या भविष्य होने वाला है। इसलिए अभी राहुल गांधी तय करेंगे कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनना है या नहीं बनना है। अच्छा विजय सर, अगर राहुल गांधी नहीं तो फिर और कौन, क्या लगता है आपको, क्या नाम हो सकते हैं? ये तो कांग्रेस को तय करना है। वैसे जो नाम चर्चा में चल रहे हैं, विनोद जी ज़्यादा बताएंगे। एक तरुण गोगोई साहब का नाम, गौरव गोगोई साहब का नाम सबसे ज़्यादा चल रहा है कि गौरव गोगोई हों, मनीष तिवारी हों, और शैलजा का नाम है। लेकिन गौरव गोगोई पिछली बार उपनेता थे लोकसभा में, तो उनकी संभावना अच्छा प्रदर्शन रहा है, और असम से वो आते हैं तो वहाँ से भी एक संभावना हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारा इंडियन सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो इंग्लैंड के, ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पर है। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम में क्या होता है कि सरकार जो है वो तो है ही, लेकिन विपक्ष को एक शैडो कैबिनेट के तौर पर देखा जाता है, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो राहुल गांधी जी के लिए ये एक बड़ा मौका होगा कि वो शैडो प्राइम मिनिस्टर यानी एलओपी के तौर पर काम करें, ताकि अगले चुनाव में वो एक बड़े प्रधानमंत्री पद के ताकतवर उम्मीदवार बन सके। लेकिन ये तो उनको तय करना है। लेकिन मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि शैडो प्राइम मिनिस्टर बनना, और फिर कैबिनेट रैंक उनके पास होती है। सरकार के जितने फैसले हैं लोकसभा के अलावा भी, वो सीईसी का सिलेक्शन हो, सीआईसी का सिलेक्शन हो, सीबीआई, ईडी, सीवीसी, सब में जो सिलेक्शन होना है उसमें भी उनकी भूमिका होती है। तो राहुल गांधी अगर वहाँ रहेंगे तो वो सरकार के लिए भी एक मुश्किल वाला काम होगा उनको तय करना, और संसद में उनकी भूमिका, क्योंकि राहुल जब विपक्ष का नेता होता है तो उसको आप बोलने से नहीं रोक सकते। उसके पास ये अधिकार होता है, तो वो भी उनको एक बड़ा मौका और एक इंडिया अलायंस में जिस तरीके से एक समन्वय होना चाहिए उसको भी मजबूती लगता है कि इससे मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी नहीं बनना चाहते। हालांकि कह रहे थे राकेश सर भी कि वो चुनौतियों से भागते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, 99 सीटें कांग्रेस के पास आई हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ होगा, जरूर हो सकता है कि वो मान जाए। राकेश जी ने जो राहुल गांधी के किरदार की समीक्षा की है, वो समीक्षा ठीक है, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा से पहले वाला किरदार है उनका। तब वो जरूर जिम्मेदारियों से भागते हुए दिखे थे। हालांकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कई साल रह चुके हैं, और कई मुकामों पर उनका प्रदर्शन भी अच्छा था। लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार गए थे, लेकिन गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन था उनके नेतृत्व में, और भी सीटें और भी प्रदेशों में चुनाव जीता गया था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने दरअसल विपक्ष के मोदी विरोधी मुहिम के इंजन का काम किया है। मैं ये मानता हूं देश में जिन नेताओं ने अभी विपक्ष में इतना अच्छा परिणाम निकाला, जब भारत के संसदीय इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष मौजूद है, उनमें अगर देखा जाए तो राहुल गांधी उसमें नंबर 1 के ऊपर है। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी विपक्षी नेता की छवि है तो केवल राहुल गांधी की है। बाकी लोगों की अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी छवि है, बड़ी छवि है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भाई मोदी के मुकाबले कौन, तो राहुल गांधी अब स्पष्ट रूप से मोदी के मुकाबले उनकी हस्ती उभर आई है। तो अगर वो विपक्ष के नेता बनते हैं तो उन्हें प्रयास करने होंगे। जिम्मेदारी बहुत भारी है, संसद में लगातार मौजूद रहना पड़ेगा, हर मुद्दे पे बोलना पड़ेगा, उसमें अकलमंदी दिखानी पड़ेगी, कुशलता, वक्तृत्व दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उसका उन्हें लाभ बहुत होगा। लेकिन विनोद जी, अगर बीजेपी और कांग्रेस के बाद देखें लोकसभा चुनाव में जिसे सबसे ज्यादा सीटें मिली है वो समाजवादी पार्टी है, तो अगर राहुल गांधी नहीं तो क्या लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष वहां से भी चुना जा सकता है? नहीं, वो तो नेता प्रतिपक्ष तो कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और जो 54-55 सांसदों की जो योग्यता है नियम के अनुसार, वो भी कांग्रेस पार्टी पूरी करती। नंबर 1 देखिए, सोनिया गांधी नेता विपक्ष थी अटल जी के समय, राजीव गांधी नेता विपक्ष थे वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, और अटल जी नेता विपक्ष रहे, आडवाणी जी नेता विपक्ष रहे। तो भारतीय राजनीति में जो नेता विपक्ष होता है वो अपने आप पूरे देश का नेता बन जाता है। तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो न सिर्फ संसदीय प्रक्रिया को समझेंगे, बल्कि जैसा हमारे दोनों सब सहयोगियों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के बरक्स विपक्ष का चेहरा होंगे, और हाउस के अंदर सारे विपक्ष के नेता होंगे और बोलेंगे भी,
और एक काम हो सकता है वो अपने किसी विशेष सहयोगी को, गौरव गोगोई को या मनीष तिवारी को या शशि थरूर को उपनेता बना ले, तो जो निटी ग्रिटीज हैं, तमाम सारी जो तकनीकी चीजें हैं, उनमें वो उपनेता उनकी मदद कर देगा।